Hello everyone. I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the MCQs on food packaging. आज हम बात करने वाले हैं कुछ important MCQs के बारे में on the topic food packaging. So let's start with our lecture. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि food packaging होता क्या है. What is food packaging? तो फूड पैकेजिंग क्या होता है कि हम अपने खाने को, हमारा कोई भी प्री कुक्ड फूड है ना, कोई भी फूड हमारा है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके के, इससे डैमेज से, कंटेमिनेशन से, बात करते हैं कंटेमिनेशन से, ठीक है. देन आता है हमारे पास किसी भी तरीके की स्पॉइलेज से, या फिर हम बात करें किसी भी तरीके के पेस्ट अटैक से. जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसको जब भी हम कहीं पर रखते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट ना आ जाए, किसी भी तरीके की माइक्रोब्स ना ग्रो करे. तो उस सब चीज़ों से अपने खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फूड पैकेजिंग का यूज़ करते हैं. फूड पैकेजिंग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि फूड की शेल्फ लाइफ कितनी है, कौन सी ऐसी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी के बीच में कितना स्पैन है, ये पर्टिकुलरली इन अ बोल्ड लेटर इट शुड बी मेंशन इन अ फूड पैकेजिंग. फूड पैकेजिंग में ये भी मेंशन होना चाहिए कि न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है, कितना फैट है, कितना लिपिड है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना प्रोटीन है, ये सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए. और साथ ही साथ अगर हमारे पास बॉटल्स या फिर कैंस है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि यूज बाय कब तक है, कब तक आप उसको यूज कर सकते हो. ओके. और अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइप के नट्स उसमें यूज हुए हैं तो इट शुड बी मेंशन कि इट मे बी कंटेन नट्स एंड इट मे बी एलर्जिक फॉर सम काइंड ऑफ पीपल और पर्सन. लाइक कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नट से एलर्जी होती है, किसी भी तरीके के नट से एलर्जी होती है. उस टाइम पे वहां पर जरूर मेंशन होना चाहिए कि इट मे कंटेन सम एलर्जिक पोर्शंस लाइक नट्स और सोयाबीन्स और एनी सॉर्ट ऑफ ऑयल, एनी सॉर्ट ऑफ सॉल्ट, एनीथिंग इट शुड बी मेंशन ओवर हियर. ओके. तो और हमारे पास फायदे क्या होते हैं कि अगर हम पैकेजिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा खाना स्पिल नहीं होता है, हम उसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. ठीक है. तो इसमें भी हमारा फर्क पड़ता है. और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे पास एनवायरनमेंट का कोई भी इश्यू नहीं होता है इस टाइम में कि कोई भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है. सॉरी, इसमें इतना कट करना है. ठीक है. देन हम बात करते हैं पैकेज सेफली. अगर हमारा पैकेज अच्छे से है तो उसमें कोई भी तरह का लीकेज नहीं होता. प्रोडक्ट का एक्सेस बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाता है. अगर हम कहीं पर भी बात करें कि आपके पास कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े से सीजनल होते हैं, जैसे कि हम बात करें ग्रीन पीस की, तो अगर फूड ग्रीन पीस को हम क्या करते हैं कि इन विंटर वी कैन स्टोर इट, बिकॉज विंटर के टाइम में बहुत ज्यादा पीस मिलती है. तो अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो ओवरऑल ईयर हमारे पास कुछ इस तरीके से आप अवेलेबिलिटी हो चुकी है कि आराम से पूरे साल हमें पीस मिल जाते हैं. क्यों मिल जाती है? क्योंकि हम उसे क्या करते हैं, अच्छे से पैक करके रखते हैं इन अ जिपर बैग और इन अ सॉर्ट ऑफ पॉलीथीन एक्सेट्रा. पॉलीथीन इज हार्मफुल. जब भी आप फूड पैकेजिंग में पॉलीथीन का यूज करते हो इट वॉज हार्मफुल फॉर अवर एनवायरमेंट, क्योंकि पैकेजिंग जो पेपर बैग्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, वो साथ ही साथ रिसाइक्लेबल होते हैं. बट जो हमारे पॉलीथीन होती है वो रिसाइक्लेबल नहीं होती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है. ओके. नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग? फूड पैकेजिंग का क्या काम होता है? सो द ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द फूड. सेकेंड वन इज टू मेक ओपनिंग द फूड हार्ड. Third one is to have excess material to throw in the rubbish bin, and the fourth one is to make the food more exciting. Basically ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है कि आप फूड पे क्यों करते हैं, ताकि आपके फूड प्रोडक्ट को खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो. नथिंग लाइक दैट. हम फूड के पैकेजिंग इस वजह से करते हैं ताकि हमारा खाना स्पिल ना हो, ताकि हमारा खाना स्पॉयल ना हो, कंटेमिनेट ना हो, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए. ओके. देन द करेक्ट आंसर इज
टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द फूड। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू कंटेन द प्रोडक्ट, टू प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सेल्स एंड एलिमेंट, क्योंकि अगर हम पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग में बेसिकली पार्ट क्या होता है, एक तरह से हम कस्टमर को ये दिखाते हैं कि आपने देखा होगा कोई भी पैकेट होता है हमारे पास खाने का, तो उसके ऊपर बना रहता है कि जो अंदर फूड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। वो किसका पार्ट होता है, मार्केटिंग का पार्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम खाना लेकर के आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट तो सिमिलर होते हैं ना, तो ये हमें एक तरह से आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है सेल्स के लिए कि हाँ, हमारे पास जो खाना हम आपको अंदर प्रोवाइड कर वो कुछ इस तरीके से, जैसी इमेज आपके पैकेज पे बनी हुई है वैसा ही दिखेगा। अगर हम बात करें जो हम नमकीन लेकर के आते हैं, जो भी माई नमकीन होती है उसके ऊपर बना रहता है ना कि ये भुजिया है, तो किस तरीके से सेव बने होते हैं, तो ये सारे क्या पार्ट है, दिस आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड दिस आर द पार्ट ऑफ showing, identifying the product easily by the customers and by the salesperson also. Then next point is to protect and preserve the quality of the product, क्योंकि बेसिकली हमारा फूड पैकेजिंग का सबसे मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेंट फ्री हो, किसी भी तरीके माइक्रोब्स का पॉसिबल इंट्रोडक्शन ना हो सके। Then next point is to provide information to the consumer और कस्टमर। पैकेजिंग फंक्शंस में एक पार्ट ये भी होता है कि इसमें हमें कस्टमर को काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारे पास जो फूड है इसमें आपको कितनी कैलोरीज मिलने वाली है। अगर हम नट्स बार की बात करें तो उसमें हमें ये पता होता है कि हाँ, इसमें कितनी कैलोरीज मिलने वाली है, कितनी कैलोरी एनर्जी मिलने वाली है, ओके। और हमें ये भी पता होता है कि कितने प्रोटीन्स मिलने वाले हैं, कितना फैट मिलने वाला है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिलने वाला है। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो हमें पता चली जाती है हमारे फूड की बाय द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था कि एलर्जी अगर आपको किसी चीज की है तो उसके बारे में भी आपको इसके थ्रू पता चल जाता है। देन और क्या क्या फायदे होते हैं पैकेजिंग के, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में रूरल एरिया भी है और अर्बन एरियाज भी हैं। बहुत सारे जो गांव के पार्ट होते हैं वहां पर हर चीज की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है, आप वहां पर हर कुछ नहीं मिलता है कि अगर अभी आप गांव में जाओगे तो शायद आपको काफी सारे एक्सोटिक फूड आइटम्स होते हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे। तो उसको हम वहां प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम फूड की पैकेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम सबको पता है प्री कुक्ड फूड्स आते हैं, आपको बस उसे क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, अगर मैगी की बात करें, कप नूडल्स जो आता है मैगी का, उसमें आपको क्या करना होता है, बस जितना भी उसमें अमाउंट लिखा हुआ है उतना वाटर एंटर करो, हॉट वाटर एंटर करो एंड देन मिक्स इट एंड देन ईट इट। मतलब इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपके पास बना बनाया नूडल्स आपको मिला हुआ, उसके अंदर पानी मिक्स किया, थोड़ा सा उसको हिलाया विलाया और उसके बाद खा लिया। लेकिन अगर हम यही बात करें गांव के पार्ट में अगर उनको कोई भी चीज चाहिए होगी तो क्या उनके पास हर कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि जहां पर वो चीज अवेलेबल है वहां से फूड पैक करके हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन दैट एरिया जहां पर वो फूड अवेलेबल नहीं है। Okay, so our next question is, why is the ingredient list important on packaging? So the option is, it will help people that have allergies make a better decision about buying. Second one is, so you can decide if it has extra ingredients or not. Third option is, it will help you to develop an opinion on where it was made. And the fourth one is, help you to decide whether it is worth the money or not. इंग्रेडिएंट लिस्ट का एक मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें ये पता हो कि हमारे खाने में क्या प्रेजेंट है, हमें उससे क्या मिलने वाला है, क्या जो हम टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जो भी फूड हम खरीद रहे हैं क्या वो टेस्ट हमें दे सकता है, वो इंग्रेडिएंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज, it will help people that have allergies and make a better decision about buying. खरीदने का डिसीजन हम दोबारा से रीथिंक कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे लिए बहुत जरूरी होता है हमारी एलर्जीज का पता होना, क्योंकि एलर्जी इज समथिंग लाइक कि आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इरिटेशन पैदा कर सकती है, आपको वो अनईजी फील करवा सकती है, आपके लिए वो हार्मफुल भी हो सकती है इफ वी टॉक अबाउट एलर्जीज। ओके, देन एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, they help consumers make informed choices about the food they buy and help them to store and use it safely and allows people to plan when they will consume it, all of which
हेल्प टू रिड्यूस फूड वेस्टेज। इंग्रेडिएंट लिस्ट में हमें ये भी पता चलता है ना कि आपके फूड में क्या क्या प्रेजेंट है। क्या जैसे आपका कोई डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्या डेयरी प्रोडक्ट को आप स्टोर करके रख सकते हो बहुत कम टाइम के लिए ना? हमारे पास मेंशन रहता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हमारे हैं इसको कट करना है। हम बात करते हैं अगर हम दे हेल्प कंज्यूमर्स मेक इन्फॉर्म्ड एंड द चॉइसेस इट ऑल एंड ऑफ विश टू रिड्यूस फूड वेस्टेज। काफी सारे फूड हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही साथ वो फूड वेस्टेज को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। एंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ predominance with the ingredient used in the greatest amount first and followed in descending order by those in smaller amounts। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट का ऑर्डर होता है हमारे फूड पैकेजिंग में वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो पहले लिखा जाता है और जो इंग्रेडिएंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो नीचे लिखा जाता है। इसलिए जब भी आप देखते होंगे आपके किसी भी चिप्स के पैकेट में भी तो आपको सबसे पहले मिल जाता है न्यूट्रिशनल पार्ट में एनर्जीज, देन प्रोटीन मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उसके बाद फिर जो सोडियम्स वगैरह मेंशन है वो आपको मिलते हैं। जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो नीचे इंक्लूड करे जाते हैं और साथ ही साथ जो प्रोटीनिशियस पार्ट होते हैं जो कि न्यूट्रिशनल क्वांटिटी में ज्यादा हमारे चिप्स वगैरह में मौजूद होते हैं उसको हम अपर साइड में लिखते हैं। ओके, then our next question is name a food product that you would find the use by date on। so the option is dairy product, second one is rice, third one is pumpkin and the fourth one is flour। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा फूड प्रोडक्ट्स है जहां पर हमें एक्सपायरी डेट मेंशन हो, कहां पर प्रेजेंट मिलती है? डेयरी प्रोडक्ट्स में। सो द करेक्ट आंसर इज डेयरी प्रोडक्ट्स। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। क्यों बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं? क्योंकि बेसिकली उसमें कुछ इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिल्क की बात करते हैं उसमें भी काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको हम बहुत टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम रॉ मिल्क की बात करें तो विद इन जब भी वो आपने जब भी गाय से या फिर कहीं से भी निकाला हो उस दूध को तो आपको कुछ टाइम बाद उसको पेस्चराइज करना पड़ता है क्योंकि वो स्पॉइल हो सकता है, उसमें जो एंजाइम्स हो सकते हैं वो उसको स्पॉइल कर देते हैं। इसलिए हमारे लिए मेन काम क्या होता है कि हम उस एंजाइम को डीनेचर कर दें ताकि वो उसकी स्पॉइलेज ना कॉज करे। ओके, और यही एक रीजन होता है कि जो फ्रेश मिल्क मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो हमारे जो दूध देने वाले होते हैं, मिल्क मैन जो हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूज बाय डेट भी मेंशन कर देते हैं। जैसे कि हम अगर लेकर के आ रहे कोई पैकेट दूध का, किसी का भी पराग होगा, कोई भी कंपनी का दूध है तो उसमें यूज बाय की डेट पड़ी होती है, जैसे कि यहाँ आपको इमेज में दिख रही होगी। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारे मिल्क मैन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करते हैं कि आसपास के एरिया में ही वो दूध देने जाते हैं। क्यों ऐसा जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा कच्चा दूध है वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो इस वजह से वो एरिया कुछ ऐसा सिलेक्ट करते हैं ताकि वहां पर वो आसानी से जाकर दूध दे सके और साथ में वो दूध स्पॉइल भी ना हो, क्योंकि दूध के स्पॉइलेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दही तो फिर भी काफी टाइम चल जाते हैं क्योंकि वो खट्टी होती है तो वो आराम से कुछ टाइम तो चली जाएगी, बट दूध नहीं चल पाता है। ओके, then like all chilled foods that are eaten in the same state in which they are sold। जो हमारे चिल्ड फूड्स होते हैं वो उसी स्टेट में ही बिकते हैं जहां पर वो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। some bacteria can grow to dangerous level even if the food is kept refrigerated before the food noticeably spoils। काफी सारे फूड ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो कि बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्वीट्स की बात करें, स्वीट्स अगर हम जब भी स्वीट शॉप से लेकर के आते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आप इस फूड को रेफ्रिजरेट करके रखो और आराम से 2 या 3 दिन में आप इसको खा सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि हम रेफ्रिजरेट करने के बाद भी वो फूड स्पॉइल हो जाता है। आपको उसमें फंगस की ग्रोथ नहीं दिखेगी, किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ नहीं दिखेगी, बट फिर भी उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो हमें पता कैसे चलता है इसके बारे में? जब हम उसे खाते हैं तो हल्का सा खट्टापन पता चलता है, उसका सॉर टेस्ट आता है। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि फूड आप रेफ्रिजरेट करके भी रख रहे हो फिर भी वो स्पॉइल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भी मिल्क होता है वो पेस्चराइज नहीं है, या फिर जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें किसी न किसी तरीके का कंटेमिनेशन हो या फिर कोई तरह का टॉक्सिन मौजूद हो सकता है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल भी प्रोवोक हो सकता है। Then our next question is, when buying tomatoes, which type of packaging would be most environment friendly?
एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात आती है तो कौन सी पैकेजिंग सबसे बेस्ट होती है? सो द ऑप्शन इज पेपर बैग, सेकंड वन इज प्लास्टिक कंटेनर, थर्ड वन इज ग्लास जार एंड द फोर्थ वन इज पॉलीथीन। इसका आंसर बहुत ही कॉमन है। वी ऑल नो दैट पेपर बैग आर वेरी वेरी कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ पैकेजिंग। अगर हम बात करते हैं, अगर हमें किसी सब्जियां भी लेकर के आने तो उस टाइम पे भी हमको पेपर बैग यूज करना चाहिए, पॉलीथीन नहीं, बिकॉज इट वॉज सो मच हार्मफुल, इट वॉज नॉट रीयूजेबल बिकॉज ऑफ दैट, और उसको रिसाइकल करना भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हमें हमेशा पेपर बैग को ही यूज करना चाहिए। आप पेपर बैग नहीं तो आप क्लोथिंग बैग यूज कर सकते हो, जो क्लोथ के बने हुए बैग होते हैं। दैट वॉज ऑल्सो वेरी लाइकली। They are easier to recycle because they are biodegradable and they can be used for purpose like composting. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसकी खाद बना लेते हैं। खाद मतलब कि हमारे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जिस टाइम पे हमें खाद वगैरह की जरूरत हो तो मिट्टी में डाल सकते हो, उस टाइम पे भी हम कंपोस्टिंग के लिए भी आराम से इस पेपर बैग का यूज कर सकते हैं। बट वी कांट यूज पॉलीथीन बैग। अगर आप ग्लास जार यूज करना चाहते हो, ग्लास जार भी यूज कर सकते हो, उसकी इशू नहीं है। पर ग्लास जार में टोमेटोज कौन लेकर के आता है? I think कोई नहीं। Okay, then our next question is, which of the following packaging materials provided total protection? So the option is glass, second one is metal, third one is paper and paperboard, and the fourth one is plastic. So the correct answer is metal. Metal based packaging materials provide excellent barriers properties and hence being used widely in food packaging application. मेटल बेस जैसे कि हमारे पास टिन जार्स आते हैं जिसमें हमारी अगर आप बात करो कभी कभी रसगुल्ले वगैरह हमारे पास जो पैक्ड रसगुल्ले आते हैं वो टिन जार में ही हमारे पास आते हैं, है ना। जो हमारे फ्रूट जैम्स आते हैं वो हमारे ग्लास के कंटेनर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये आप इसको कई बार यूज भी कर सकते हो आसानी से, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है माइक्रोबियल बैरियर एक तरीके से कि हमारे फूड के कंटेमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है। Then they are used in different package forms such as closures, such as for glass bottles and composite cans. Cans बनाने में metals का हम यूज करते हो, साथ ही साथ glass bottles में भी यूज करते हैं। Some product manufacturers और food companies appreciate metal opacity. Metal opacity क्यों करी जाती है? ताकि हमारे पास जो अंदर प्रोडक्ट है और साथ में हमको वो दिखाई दे, as it means that sunlight can't seep through the पैकेज एंड डिग्रेड द प्रोडक्ट इनसाइड, जिसकी वजह से जो सनलाइट होगी वो अंदर इंटर नहीं करेगी और साथ में साथ हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो डिग्रेड नहीं होगा। काफी जगहों पर लिखा भी रहता है फूड प्रोडक्ट के ऊपर कि आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखोगे, ताकि क्योंकि वो सनलाइट कभी कभी फूड स्पॉइलेज भी कॉज करती है, माइक्रोब्स को भी क्रिएट कर सकती है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name a material used commonly for food packaging. So the option is wood, second one is paper, third one is plastic vacuum packaging and the fourth one is aluminium. फूड पैकेजिंग के लिए हम प्लास्टिक वैक्यूम पैकिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ओपन फूड है, अगर हमको उसको, जैसे कि हमारे पास चिप्स का पैकेट है और वो बच गया है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? प्लास्टिक वैक्यूम पैकिंग, जिसकी वजह से वो सील करके, जिस तरह से इसमें दिख रहा है मशीन में, आप आसानी से सील करके रख सकते हो। मीट को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, एग्स को स्टोर करके रख सकते हो। कोई आपके पास पीस हो गई, हमारे पास कोरिएंडर हो गया, चिलीज हो गई, इन सबको भी हम प्लास्टिक वैक्यूम पैकेजिंग में स्टोर करके रख सकते हो और साथ ही साथ उसका मॉइस्चर भी नहीं कम होगा इसमें, है ना, और जो सड़ने के चांसेस होते हैं वो भी कम होंगे इससे। और प्रोडक्ट हमारा जो सील प्रूफ है तो उसमें माइक्रोब्स तो एंटर करने के चांसेस ही नहीं है और साथ ही साथ काफी सारा प्रिवेंशन हो जाएगा फूड वेस्टेज से भी। ओके, then vacuum packaging is a packaging process that preserves food for longer by creating a vacuum that removes the air before sealing. जो हमारा वैक्यूम पैकेजिंग होता है वो किसी भी तरीके की जो एयर प्रेजेंट होती है, एयर में तो माइक्रोब्स होते हैं, एयर ही तो जो मेनली कॉज करती है हमारे लिए फूड स्पॉइलेज ना, तो उसको तो पहले वो रिमूव ही कर देगा, प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब एयर ही नहीं रहेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो फूड स्पॉइल नहीं होगा हमारा, और ये प्रिवेंट करता क्या? पार्ट ऑफ अ फूड पैकेजिंग। What would you consider a food product if it has more than 15 ग्राम of sugar in it? हम क्या कहेंगे उस फूड प्रोडक्ट को जिसमें 15 ग्राम शुगर है, 15 ग्राम से ज्यादा शुगर है? So the option is low, second one is high, third one is medium and the fourth one is none of the above. So the correct answer is high.
देखिए, जो हमारे पास वाइट शुगर जो हम घर में यूज करते हैं, इट वॉज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, बिकॉज वो हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रही है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आप धीरे धीरे देखते जाओगे तो वो किसी न किसी तरीके से सल्फर होता है काफी सारी टाइम, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल भी होता है। बट वी आर इंडियंस, वी कांट रेजिस्ट अवर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग दैट वाइट शुगर। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लाइक जैगरी पाउडर होता है हमारे पास, हनी हो गया, बट वी कांट रिप्लेस इट फ्रॉम वाइट शुगर। जितना हो सके हमें शुगर कंजप्शन कम करना चाहिए, और अगर 15 ग्राम से ज्यादा शुगर है, इट वाज कंसीडर्ड एज हाई शुगर कंटेंट, इट शुड बी ओके। इफ द मेन प्रोडक्ट हैज मोर देन 15 ग्राम ऑफ शुगर पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में 15 ग्राम अगर शुगर से ज्यादा है तो इट मे बी हार्मफुल। चेक टू सी इफ शुगर इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स. If it is, then use the nutrient information panel to compare and choose product containing less sugar, because it may be harmful for your health. Then our next question is, glass is an excellent food packaging material for orange juices because it is, option is lightweight, second one is non-reactive, third one is recyclable, and the fourth one is transparent. देखिए, जो हमारे ग्लास जार होते हैं वो इनर्ट होते हैं। काफी सारे टाइम हम अचार भी जब बनाते हैं तो हम उसे ग्लास जार में रख देते हैं, क्योंकि वहां पर ना वो इनर्ट है, वो कभी खाने को खराब नहीं करता है। और जो हमारी ऑरेंज जूस है उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो सिट्रस फूड है तो उसमें एसिड है। लेकिन अगर हम उसे ग्लास जार में रखेंगे, क्योंकि ग्लास जार हमारा नॉन रिएक्टिव है। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा ग्लास जार नॉन रिएक्टिव है, ये हमारे फूड को खराब नहीं करेगा। ठीक है। ग्लास इज वर्चुअली इनर्ट एंड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल क्यों? ग्लास को फोड़ करके ही कोई अंदर जा सकता है, उसकी मेम्ब्रेन बहुत हार्ड होती है, मेकिंग इट द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल पैकेजिंग मटेरियल्स। देयर इज नो रिस्क ऑफ हार्मफुल केमिकल्स गेटिंग इनटू द फूड और ड्रिंक्स दैट आर पैक्ड इन ग्लास। अगर हम बात करें, कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ग्लास जार के ऊपर मेटल का हम ढक्कन लगाते हैं, कैप जो होती है वो मेटल की लग जाती है, जिसकी वजह से कोई भी कंटेमिनेंट तो इंटर नहीं करने वाला है। एक तरह से हो सकता है ग्लास जार को फोड़ दीजिए तो अपने आप ही सारे कंटेमिनेंट घुस जाएंगे और वो स्पिल भी हो जाएगा, क्योंकि ऑरेंज जूस है, जूस इज अ लिक्विड, तो इट मे बी no additional barriers or additives are needed. It was also maybe asked in a question that in which kind of barrier no additional additives are required. So the correct answer is glass jar. Then our next question is, which type of packaging is most difficult to recycle? So the option is lacquered aluminum can, second one is popper type juice bags, and the third one is soft scrunchable plastic packages, and the fourth one is bioplastics. अगर आप बात करते हो कौन से तरह की जो आइटम है जो बहुत मुश्किल से रिसाइकल होते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज पॉपर टाइप जूस बॉक्स। जैसे कि हमारी फ्रूटी आती है, फ्रूटी भी आती है ना पॉपर टाइप में, काफी सारे जूसेस आते हैं रियल के और अलग अलग कंपनीज के, तो इट मे बी हार्मफुल टू रिसाइकल बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज अ, जिसमें स्ट्रॉ होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है। जो उसकी बॉडी होती है उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है, और साथ ही साथ उसमें ना जो उसका एरिया होता है वो रिसाइकल नहीं हो सकता है। प्लास्टिक वेस्ट कैन हर्ट और पॉइजन वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हम जब यहाँ से उठाते हैं कूड़ा और ले जा करके उसे डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद कुछ ऐसी जगहों पे डंप किया जाता है जहां पर एनिमल्स प्रेजेंट है, और एनिमल्स ने अगर उसको खा लिया तो उनकी जो फूड चेन खराब होती है, उससे उनकी बॉडी खराब होती है, उससे उनकी जो फूड चेन है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके लिए वो डेथ भी कॉज करता है। हेल्प इन्वेसिव स्पीशीज टू डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स एंड कॉज हार्मफुल केमिकल्स टू लीक इनटू ग्राउंड वाटर। वे डंप जहां किया जाता है वो डंपिंग यार्ड भी कितना सहेगा? आप कहां पर कितना ले जाकर के कूड़ा रखोगे? कहीं ना कहीं तो वो स्पॉइलेज कॉज करेगा नहीं। ग्राउंड वाटर अगर बहुत ज्यादा काफी टाइम तक वो पड़ा रहा, काफी टाइम बाद नेचर उसे रिसाइकल भी कर रही होगी, तो भी तो वो कहीं ना कहीं जाकर के स्पॉइल कॉज करने वाला है ना। देयर आर अदर वेज दैट जूस boxes are bad for the environment. According to PBS Kids, it is possible to recycle some juice boxes through a process called hydropulping. आपसे पूछा जा सकता है जूस बॉक्सेस को, जो भी हमारे जूस के बॉक्सेस होते हैं उनको रिसाइकल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है? हाइड्रोपल्पिंग। ओके। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Vicky cell packaging is characterized by being, so the option is edible, second one is recyclable, third one is compostable and the fourth one is biodegradable. अगर हम विकी सेल की बात करें तो ये हमारी एक एडिबल पैकेजिंग होती है। देखो इमेज में फ्लेवर्स और साथ ही साथ ऊपर शुगर की कोटिंग है, इस तरीके की पैकेजिंग हमें मिलती है विकी सेल में। विकी सेल एक तरह की फूड पैकेजिंग होती है जहां पर आपको पैकेज को खोलना नहीं पड़ता, आप पैकेज के साथ ही उस आइटम को इनगल्फ कर सकते हो, उसे खा सकते हो। Vicky cell is a food packaging method where the packaging itself it is consumed along with the food contents. According to Bloomberg News, the concept was launched by David Edwards, who is a bioengineer. Bioengineer ने इसे डेवलप किया था, इसका नाम था डेविड एडवर्ड्स, जहां पर हम फूड की पैकेजिंग के साथ ही फूड को इंटेक कर सकते हैं। Then our last question for the today is, flavor is the combination of which two senses? So the option is taste, second one is texture and taste, third one is aroma and appearance and the fourth one is taste and mouth feel. जो हमारा फ्लेवर होता है वो किन दो सेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली फ्लेवर जो हमें आता है वो टेस्ट एंड अरोमा का ही कॉम्बिनेशन होता है। फ्लेवर इज अ व्हाट पीपल कॉमनली कॉल द टेस्ट ऑफ द फूड। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मेल, टेस्ट, स्पाइसीनेस, टेम्परेचर एंड टेक्सचर। किसी भी चीज का फ्लेवर अगर हमें आ रहा तो उसका मतलब है कि वो खाना सही तरीके से कुक हुआ है, उसमें सही तरीके के मसाले पड़े हुए हैं, सही तरीके का उसका टेस्ट है और साथ में उसकी स्मेल भी अच्छी है। फूड स्पॉइल होगा तो स्मेल खराब होती है। फूड को चेक करने के लिए हमारे सेंसेस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सेंस कर सकते हैं उसके स्मेल से कि फूड इज करेक्ट और नॉट। देन फ्लेवर also spelled flavors attribute of a substance that is produced by the senses of smell, taste and touch. फ्लेवर हमारे लिए क्या करता है, एक तरह का सेंस भी क्रिएट करता है, स्मेल का, टेस्ट का और टच का, एंड इट कैन परसीड विद इन द माउथ। सलाइवा होता है, जब खाना अच्छा होता है, खाने का फ्लेवर अच्छा होता है तो वो सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है। अगर हमारे पास फ्लेवर की जो भी हमारा फूड है उसकी स्मेल अच्छी है तो हमारा सलाइवा सिक्रीशन बढ़ जाता है, हमें पता चल जाता है, हमारे सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं कि हाँ इस एरिया में ये फूड अच्छा बन रहा है। देन टेस्टिंग अकर्स चीफली ऑन द टंग थ्रू द टेस्ट बर्ड्स। द टेस्ट बर्ड्स आर स्टिमुलेटेड बाय फंडामेंटल टेस्ट सेंसेशंस। कौन कौन से फंडामेंटल टेस्ट सेंसेशंस है हमारे पास? Sweet, salty, sour, bitter and umami. These are the senses which was present on our tongue. Okay. So I hope आपको समझ में आ गया होगा फूड पैकेजिंग के बारे में एमसीक्यूज, और फूड पैकेजिंग के बारे में और भी एमसीक्यूज है जो कि पूछे जा सकते हैं, कुछ केस स्टडी वाले भी एमसीक्यूज है।